नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के बीचों बीच जिस बड़ी खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख होते चले जा रहे हैं और ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस के बीच में। और ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस के जो चीफ हैं, जिन्हें सरसंघ चालक कहते हैं, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की बातचीत प्रधानमंत्री मोदी से बंद है, ना के बराबर है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इस चुनाव से हाथ खींच लिए, यानी मोदी और शाह की मदद आरएसएस का काडर नहीं कर रहा है। और इस तरह की चर्चा बीजेपी के खेमे में है। और खबर यह भी है कि आरएसएस के जो लीडरशिप है उसमें चाहे दत्तात्रेय हॉस बोले, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, और मोहन भागवत और कई जॉइंट जनरल सेक्रेटरीज, इनकी नाराजगी मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से है। आरएसएस लीडरशिप का मानना है कि मोदी एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस के नेतृत्व को दरकिनार कर दिया है। अब दोस्तों, आरएसएस के खेमे में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि अगर नरेंद्र मोदी इस चुनाव में बहुमत से कम सीटें लाए, यानी 272 से अगर कम सीटें लाएं, तो आरएसएस बीजेपी के रथ का घोड़ा बदल सकती है। घोड़ा बदलने का मतलब है कि मोदी जी को रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चांसेस हैं कि मोहन भागवत नागपुर के ही नितिन गडकरी, जो उनके काफी खास हैं, नितिन गडकरी को रिप्लेस किया जा सकता है अगर मोदी बहुमत से काफ़ी नीचे आते हैं। यानी अगर मोदी 250 सीट लाए या 245 सीट लाए तो मोदी इज़ नॉट सेफ, ही कैन बी रिप्लेस्ड। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अंदर की खबर बताऊं कि जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो टकराव है, मोदी और मोहन भागवत के बीच ये जो बढ़ती तल्खी है, आगे चलकर इसका क्या होगा, इसका असर क्या होने वाला है 4 जून तक या 4 जून के बाद। और मोदी जी, उनके नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इस टेंशन का, ये जो मोहन भागवत वर्सेस बीजेपी या जो बातचीत बंद है, संवादहीनता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मोदी जी के पर्सपेक्टिव पे। और खासकर जो आगे के जो फाइनल राउंड्स हैं, 6th राउंड और 7th राउंड वोटिंग का, उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस ने कहीं ना कहीं हाथ खींच लिए, इस पर तो मैं आ रहा हूं। लेकिन ये मसला कहां से शुरू हुआ, ये मामला कहां से शुरू हुआ, मुझे आप चंद सेकंड दीजिए, पूरा घटनाक्रम रिकैप कर देता हूं आपके लिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले जेपी नड्डा, जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह के बाद बीजेपी की तीसरी बड़ी शख्सियत, या प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ी शख्सियत बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, इन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी चौंकाने वाली बात कह दी। और सरप्राइजिंग बात ये कही, इन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी आरएसएस की कोई मदद नहीं ले रही, बल्कि यूं कहा कि आरएसएस की मदद की अब हमें जरूरत नहीं है। मोदी और शाह की जो बीजेपी है वो सक्षम है, वो आत्मनिर्भर है। आरएसएस की अब जरूरत नहीं, अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अब हमें जरूरत नहीं है। अब हम अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का जमाना चला गया, ये मोदी और शाह का जमाना है। कुछ इस तरह का जब उन्होंने बयान दिया, तो नड्डा साहब का ये जो विवादित बयान कह लीजिए या चौंकाने वाला बयान कह लीजिए, आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के नेता इसको लेकर बहुत नाराज हुए, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देखी गई। और ऐसा कहा जा रहा है, अंदर की खबर यह है कि जेपी नड्डा अकेले नहीं कह सकते, इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आरएसएस के बारे में ऐसा कह दें। कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट थी, जो नड्डा बोल रहे थे, ऐसा कहा जाता है, वो स्क्रिप्ट गुजरात लॉबी ने लिखी थी। अब दोस्तों, जेपी नड्डा के इस बयान से एक चीज़ तो साफ थी कि कहीं ना कहीं मोदी और मोहन भागवत के बीच कुछ ना कुछ खटपट है, गड़बड़ है। और जाहिर तौर पर सबसे पहला तंज जो किया, जो कटाक्ष किया, वो उद्धव ठाकरे ने कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगता है कि अब आरएसएस को मोदी जी ही बैन कर देंगे। नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर।
और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे. म्हणजे जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावरती काँग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी. अब आरएसएस और बीजेपी में जिस तरह से तलवारें खींची हैं, जिस तरह से एक अनरेस्ट हो गया, आप यूँ कह सकते हैं कि बीच चुनाव में जब रथ डोलने लगा मोदी जी का, तो फिर उनके संकट मोचक, जी हाँ, राजनाथ सिंह को आगे किया. और राजनाथ सिंह ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं है, शुरू से ही बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती आई है और आरएसएस हस्तक्षेप नहीं करती है. और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियां होती हैं, उनको प्रभावित कभी नहीं करता. मैंने नहीं देखा है कभी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी, यहां तक मेरी जानकारी है, कभी हस्तक्षेप नहीं किया है भाजपा के कामकाज में. अब दोस्तों, राजनाथ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल. बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई खटपट नहीं है, ना आरएसएस में ना बीजेपी में. ऐसा तो होता रहा है. और जाहिर तौर पर बीच चुनाव में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, मोदी जी का कोई करीबी नेता ये कैसे बोल देगा कि खटपट है. सबका यही कहना है ऑल इज़ वेल, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल. सब कुछ ठीक नहीं है. और हकीकत यह है कि एक बगावत का धुआं दिख रहा है बीजेपी में. और मोदी जी अगर जरा सा भी नीचे आए 272 के बहुमत के निशान से, तो कुछ भी हो सकता है. जैसे नितिन गडकरी, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें, और उसके साथ साथ शिवराज सिंह या वसुंधरा राजे या रमन सिंह या राजीव प्रताप रूडी या मुख्तार अब्बास नकवी, एक लंबी लिस्ट है बीजेपी में जहां पर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को लोग चाहते हैं और मोदी जी से नाराजगी अंदर ही अंदर. और ये सब कुछ सामने है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां अमित शाह और योगी के बीच में पर्दे के पीछे तलवारें खिंची हुई हैं. योगी जी कहीं ना कहीं नाराज भी अंदर ही अंदर, लेकिन मजबूरी है, चुनाव है, करें तो क्या करें, कहें तो किससे कहें. बहरहाल, क्या होने जा रहा है? क्या अगर मोदी जी वाकई 272 से नीचे आते हैं, अगर 250 पर रथ फंस गया, तो रथ का घोड़ा बदला जाएगा. अगर एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां मोदी जी 245, 250, 255 सीट पे खड़े हैं, तो क्या उनको रिप्लेस किया जा सकता है? और क्या रिप्लेसमेंट आरएसएस ही कर सकती है? आज दो एक्सपर्ट्स हैं और दोनों ही एक्सपर्ट्स बीजेपी को जानते हैं, आरएसएस को जानते हैं, नितिन गडकरी को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, और अंदर की खबरें हैं उनके पास. अशोक वानखेड़े टाइगर और केपी मलिक दोनों ही एक्सपर्ट हैं, कम से कम आरएसएस बीजेपी के रिश्तों को लेकर. और हम कोशिश करेंगे इस सवाल की तह में जाने की कि क्या वाकई आरएसएस बीजेपी में तलखी बढ़ती चली जा रही है और आरएसएस ने हाथ खींच लिए हैं चुनाव से. अगर ऐसा है तो बड़ी खबर है. आज कोशिश करेंगे इसको डिकोड करने की. चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और केपी मलिक साहब के पास. टाइगर, मेरा सीधा बहुत सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आपको है, एकदम बेबाक जिसे सवाल कहते हैं. क्या मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, जो बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो माई बाप है बीजेपी का, क्या मोहन भागवत और मोदी में खटपट है, अनबन है, बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको क्या जी? संवाद नहीं है. संवाद नहीं है. जब भी मोहन भागवत पिछले कई सालों से जब दिल्ली आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि संघ चालक दिल्ली में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कभी तवज्जो नहीं ली. टाइगर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और मुझे लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ कही, क्योंकि आपकी जो खबरें हैं, मैं आपकी जो खबर है, आपके जो सोर्सेज हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम, बहुत सम्मान करता हूं. आप कह रहे हैं, पहली बार आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच संवाद नहीं है. यानी दुनिया सोच रही है कि दोनों एक हैं, आप कह रहे हैं दोनों एक नहीं है. संवादहीनता है. और ये संवादहीनता आप YouTube पे देखिए इस प्रोग्राम के बाद. मोहन भागवत जी का वो भाषण देख लीजिए जो अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो उन्होंने दिया. वो रामलला के प्रतिष्ठा के समय जो भाषण दिया, वो बहुत सारी नसीहतें थी नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली. मैं आ रहा हूं बड़े क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि अगर मोहन भागवत और मोदी के बीच में, टाइगर बोल रहे हैं, अशोक वानखेड़े टाइगर का बड़ा स्टेटमेंट आज कि मोहन भागवत और मोदी के बीच में बातचीत बंद है. मैं केपी मलिक साहब,
आप तो पिछले 30 वर्षों से आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते देख रहे हैं। ऐसा कोई आरएसएस का चीफ नहीं होगा और ऐसा बीजेपी का लीडर नहीं होगा जो आपसे मिला ना हो, जहां आपने चाय ना पी हो। आज खुलकर बोलिए, इस चैनल पर खुलकर बोलिए कि क्या मोहन भागवत ने समय नहीं दिया? जिस वक्त नरेंद्र मोदी बीच चुनाव में नागपुर गए, नागपुर में पहली रात बिताई उन्होंने। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत वहीं पर थे, क्या मुलाकात नहीं हुई? देखिए दीपक शर्मा जी, बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, एक तो ये बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा हमें पीछे चलना होगा। जो मोदी जी का पहले वाला टर्म था, उस बीच में गडकरी जी के साथ मतभेद कोई छुपे हुए नहीं है मोदी जी के, और गडकरी जी को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। और एक मौका ऐसा था कि लंच रखा गया था, वो एग्जैक्ट कौन सी जगह थी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक लंच रखा गया था और उसमें गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी भी थे। तो वहां पे गडकरी जी ने जब कहा, और गडकरी जी का सपोर्ट लेते हुए भागवत जी ने मोदी जी को कहा कि भाई इनका थोड़ा सा सहयोग करिए, तो उन्होंने बहुत खराब टिप्पणी करी और मोहन भागवत जी बहुत गुस्से में आ गए और खाना बीच में छोड़ के उठ के वो चले गए। तो वहीं से बोलचाल बंद हो गई थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी 5 साल से बोलचाल नहीं है, ये लगभग 7 साल पहले से बोलचाल नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, पहले आपको दीपक जी ये समझना होगा, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात की जानकारी है कि नहीं है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जो नीचे उसकी तमाम शाखाएं हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कोई मुकाबला नहीं है, वो एक हिसाब से इनका बाप है और ये सारे उसके बच्चे हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, तमाम जितने संगठन है उसमें से, क्योंकि इनके अलग अलग वर्ग के संगठन है, किसान संघ है, एक इनका सेवा भारती है, एक इनका मजदूर संघ है, इस तरह के विश्व हिंदू परिषद है, महिलाओं का विंग है। उसी में से एक जो राजनीतिक चीजों को फोकस करता है, जो राजनीतिक काम करता है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी आज ऐसे ऊंचा हो गया कि कोई लड़का बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हो जाए और अपने बाप को ही ना पूछे, ये वो परिस्थिति है जी। चलिए मैं खटपट है ये आप दोनों जो एक्सपर्ट हैं, एक नागपुर से ताल्लुक रखते हैं और एक आरएसएस का जो दिल्ली में मुख्यालय उससे ताल्लुक रखते हैं, दोनों लोगों ने बड़ी ब्रेकिंग दी और दोनों लोगों ने बात कंफर्म करी कि भाई बातचीत नहीं है। अब संघ हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, ऑफिशियली कैमरे पर तो बोलेगी नहीं, ये तो कहीं कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और कोई भी घर के अंदर की बात कोई नहीं बताता। टाइगर, एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अगर इन दोनों में बातचीत नहीं है, तो क्या नितिन गडकरी और मोदी, क्या इनमें भी बातचीत ना के बराबर है, बंद है? ना के बराबर, मैं बता रहा हूं, ये बातचीत वैसे भी कम थी, और जब एक्सपांशन हुआ कैबिनेट का, जिसमें नारायण राणे वगैरह सब बनाए गए, और गडकरी की तरफ से एमएसएमई भी वापस ले लिया गया मंत्रालय, जिस गडकरी को ये बोला गया था कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय होगा, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सारे इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट दिया जाएगा। लेकिन फिर उनको रोड ट्रांसपोर्ट दिया, साथ में शिपिंग भी दिया, उसके बाद शिपिंग ले लिया तो एमएसएमई दे दिया, और बाद में एमएसएमई भी ले लिया। और जो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड, जो जिसने वीआरएस ली हो, बाद में वो बड़े कारपोरेट सेक्टर की लाइजनिंग कहते हैं इंग्लिश, वो जो कर रहे थे, उसके बाद उनको बाकायदा राज्यसभा में लाया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप एक मिनट टाइगर, एक मिनट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि गडकरी से बहुत कुछ प्रॉमिस किया गया था कि उनको कई मंत्रालय मिलेंगे। आप पूरी बात सुन लीजिए फिर सिंप्लीफाई कीजिए। जी, गडकरी को जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं दिया, उसका भी रोना नहीं था। मतलब जो आदमी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो, जो आदमी इतना इंपॉर्टेंट आपने पोर्टफोलियो जिसने डिलीवरी दी है, आज पूरे कैबिनेट में एक ही आदमी है जो डिलीवरी दे रहा है, उसके साथ आप उसका एमएसएमई भी ले लेते हो, आप उसको अपमानित करते हैं। तो तब गडकरी जी की, और जो सुनने में आया कि गडकरी जी की और प्रधानमंत्री जी की तू मैं हो गई। गडकरी जी ने कहा कि आप मेरा ये भी मंत्रालय लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मंत्री बनने की चाह नहीं। अब एक चीज दोस्तों है कि जो दोनों एक्सपर्ट हैं, एक साहब कह रहे हैं, बल्कि दोनों ही साहब कह रहे हैं, मलिक साहब और टाइगर दोनों बोल रहे हैं
कि साहब मोदी जी और मोहन भागवत में बात नहीं होती, नितिन गडकरी और मोदी जी में बात नहीं होती। अब मैं तीसरा सवाल कर रहा हूं केपी मलिक आपसे, क्या अगर नितिन गडकरी और मोदी में बात नहीं होती, मोदी मोहन भागवत में बात नहीं होती, तो क्या नितिन गडकरी और मोहन भागवत में बात हो रही है? क्या वहां पर हाथ से हाथ बंधा हुआ है? क्या वहां पर एक तरह से अच्छे संबंध हैं? क्या नितिन गडकरी मोहन भागवत से कि हम खासम खास बोल सकते हैं? बहुत अच्छे और बहुत आत्मीय संबंध है। बहुत ओ, अच्छे और बहुत आत्मीय संबंध हैं। मैं कहानी के करीब आ रहा हूं। हाँ, वह बोलिए। अगर अगर प्रतिनिधि ढूंढना होगा तो नंबर 1 पे ऑप्शन पे गडकरी होंगे, इसके बाद दूसरे कोई लोग होंगे अगर सूची बनती है तो। दूसरी बात यहाँ पे टाइगर ने बीच में एक बात ब्रेक हो गई कि गडकरी जी का अगर आप 10 साल का कार्यकाल देखें तो इस सरकार में ये देखिए 10 साल में किसी भी मंत्री के ऊपर घपले घोटाले के आरोप नहीं लगे, लेकिन गडकरी जी ने 2 बार घोटाला किया। पहले पूर्ति घोटाला किया पहले वाले मोदी 1 में, और मोदी 2 में जो आया, कि जो 25 करोड़ रुपए में 25 करोड़ में सड़क बन रही थी वो 250 करोड़ में बन रही है। तो ये देखिए गडकरी का घोटाला, सीएजी रिपोर्ट दे रही है अपनी सरकार में, तो ये मोदी जी की सरकार में हो सकता है। बाकी कोई टेनी का घोटाला हो, कोई ब्रजभूषण सिंह की बात हो, या कोई दूसरे मंत्री का घोटाला हो, कि कोई नहीं है, कोई कहीं घोटाला नहीं है। गडकरी जी का घोटाला जो उन्होंने पकड़ लिया, तो ये क्या जताता है? तो इसका मतलब ये है उनमें भी बात ही नहीं, बात से आगे बढ़ के चीजें हो रही हैं जो आपको दिख रही हैं। तो ये गले की हड्डी इन लोगों की बनी हुई है। और आपने जो सवाल पूछा है कि बात नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छी आत्मीयता है संघ में और गडकरी में, और खाली गडकरी में और संघ में ही नहीं है। अगर आप नजर थोड़ा घुमाएंगे और यूपी तक भी पहुंच जाएंगे आप, वो भी बहुत अच्छा है। पिछले दिनों यूपी वाले भी पहुंचे थे नागपुर में। और नाम ले लीजिए साहब, मलिक साहब नाम ले लीजिए, ऐसी पर्देदारी क्या है? योगी यूपी में आदित्यनाथ बाबा गए एक थे। ही है, वो बाबा एक ही है यूपी में, हर एक कोई नहीं जा रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, जो गडकरी अभी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब भाऊ को बहुत अच्छी तरह पता होगा, बहुत कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के जो उनके सामने लड़ रहे हैं, और उनको कमिट किया गया है कि आप हारें चाहे जीतें, हमारी सरकार अगर बनती है तो आप केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्र में आपको वही मंत्रालय दिए जाएंगे जो गडकरी जी के पास है। बस आप किसी तरह इनको हराइए, और अगर बाय द वे आप नहीं हरा पाए, हारे हुए आप आइए हमारी पार्टी में, हम आपको राज्यसभा भेजकर तत्काल मंत्री बनाएंगे। तमाम एग्जाम्पल हमारे पास आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक के हैं, वो आपको पता ही है। इस तरह का कमिट भी उनको किया गया। तो इतना टाइट इलेक्शन मुझे नहीं था कि जहां की रिपोर्ट डेली ली जा रही, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी नागपुर की, जहां से डेली शाम को रिपोर्ट ली जा रही थी कि क्या हो रहा है। जी भाव कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी से एक जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव कैसे लड़े समझ में नहीं आता, पैसों का बहुत अभाव है, बैंक अकाउंट सीज है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूं कि मैं नागपुर में एक प्रोग्राम में मुझे जाना था, नागपुर के आगे हिंगन घाट में, आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में संविधान पे बोलने के लिए। तो नागपुर को जब मैं रात को उतरा तो मेरे मित्रों से पूछा कि कैसा चल रहा है कैंपेन, तो बोले बढ़िया। तो कांग्रेसियों को पता पड़ गया मैं आ गया हूँ, क्योंकि हम जिस हिसाब से बात करते तो कांग्रेसियों का फायदा होता, तो उनको लगता अपना आदमी है। तो मैं फिर कई कांग्रेसियों के दिग्गज नेताओं के साथ रात को 3 बजे तक मेरी वार्तालाप चलता रहा, चाय के दौर चलते रहे। तब मैंने कहा कि भाई पैसे से कमजोर तो नहीं पड़ रहे हो? तो उन्हें मुझे एक ही बात हंसते हुए कहा कि बोले पैसा ही एक है कि जहां हम गडकरी से बहुत आगे हैं, पैसे की कमी नहीं है। जी तो मुझे राहुल गांधी का वो वक्तव्य याद आ गया कि पार्टी चुनाव कहां से लड़ेगी, पैसा ही नहीं है, अकाउंट फ्रीज है। तो ये पैसे की गंगोत्री गुजरात से तो नहीं आई भाई। टाइगर एक बात तो क्लियर हो रही, टाइगर एक बात तो क्लियर हो रही है आप दोनों एक्सपर्ट्स की बातचीत से, कि मोहन भागवत मोदी में रिश्ते अच्छे नहीं है, नितिन गडकरी और मोदी में रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी और मोहन भागवत में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों ही नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी, उनकी सीटें 250 से नीचे आती हैं, 240 से नीचे आती हैं, और बाकी सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देते, वो कहते हैं कि भाई हम गडकरी जी के साथ जा सकते हैं क्योंकि मॉडरेट फेस है, एक नेहरू फेस है, एक अटल फेस है, वो एक मॉडरेट फेस। अगर ऐसी स्थिति आती तो क्या मोहन भागवत यानी आरएसएस क्या घोड़ा बदल देगा? क्या मोदी को हटा के
नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है 240-250 की नहीं। सीट पर? देखिए दीपक भाई, यार थोड़ा सा आपका विश्लेषण थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सवाल बाहर के दल तब समर्थन करने की बात करेंगे जब बीजेपी की अंदरूनी व्यवस्था मोदी जी को यदि सपोज 250 लोग आए और 250 लोगों ने कहा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर जनता दल से लेके अपने बीजेडी से लेके लोग जी। समर्थन में आ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी थे और आज भी थे। क्या 250 पे बीजेपी शांत रहेगी? जी। क्या संघ अपना दांव खेलेगा? हम्म। राजनाथ जो कह रहे हैं कि मैं संघ का हूं और संघ का विश्वास है और संघ के विचार है, तब राजनाथ जी को फोन गया तो राजनाथ जी फ्रंट खोलेंगे या फिर मोदी के बन के रहेंगे? ये संघ के लिए भी कड़ी परीक्षा है कि संघ के स्वयं सेवक जो राजनीति में गए वो अभी भी स्वयं सेवक है या फिर मोदी सेवक हो गए हैं। ये संघ के लिए भी कड़ी परीक्षा होगी। यदि मैं गलत हूं तो पालिक साहब चेक कर दीजिएगा। जी जी। लेकिन मेरा सवाल जो विद्रोह होगा, क्या वसुंधरा जी बोलेगी, क्या रमन सिंह बोलेंगे, क्या गडकरी बोलेंगे, क्या राजनाथ बोलेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे, क्या येदुरप्पा बोलेंगे? ऐसे कई लोग आहत है जो ये बोलेंगे। क्या ये लोग बोलेंगे कि भाई ये 250 तुम्हारी वजह से आई, क्यों हमने ऐसा कैंडिडेट दिया, तुम्हारी वजह से हम चुनाव हारे, क्यों इसको सरकार की गारंटी नहीं बोला, बीजेपी की गारंटी नहीं बोला, मोदी की गारंटी है तो मोदी? क्या कोई आवाज उठेगी? और यदि ये आवाज उठी तो उस आवाज के पीछे पहाड़ हिमालय जैसा उनका बाप खड़ा होगा, जिसको स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। जी। फिर तय होगा कि नया नेता कौन, और यदि वो नया नेता, मतलब कई है उसमें ऑप्शंस है, ऐसा नेता जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन ये है। गडकरी के साथ एडवांटेज ये है कि 48 सीटें महाराष्ट्र की गडकरी के पीछे खड़ी हो जाएगी, मराठी अस्मिता के नाम पे। पहला प्रधानमंत्री मराठी देने जा रहा है, हो सकता है। इसके पहले राष्ट्रपति पद के लिए सारा मराठा इकट्ठा हो गया महाराष्ट्र, शिवसेना के सबने प्रतिभा पाटिल को दिया अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके, तो वो हो सकता है। बंगाल में बहुत अच्छे संबंध है, बीजेडी से बहुत अच्छे संबंध है, जनता दल एस से अच्छे संबंध है, जनता दल यूनाइटेड से उनके अच्छे संबंध है, वहां चंद्रबाबू नायडू से लेके जगन से भी उनके अच्छे संबंध है, स्टैलिन भी बहुत उनको मानता है। तो ये यदि सबने कहा कि भाई ये ठीक है ये आदमी, क्योंकि गडकरी जी का आने का मायना एक है कि वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होगी। गडकरी का मायना ये है कि बदले की भावना से नहीं किया जाएगा। गडकरी जी जियो और जीने दो वाले आदमी हैं, गडकरी जी मारो और खुद जियो वाले आदमी नहीं। मैं समझ गया कि वो नेहरू का भी सम्मान करेंगे, राहुल गांधी इन सबको भी देखेंगे, किसी के पीछे ईडी और सीबीआई नहीं लगेगी, एक मॉडरेट फेस होगा, सम्मान करेंगे सबसे पहले और बैलेंस रख के चलेंगे। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान है, जैसे वसुंधरा राजे हैं, जैसे रमन सिंह हैं, इसी तरह से मैं कहूं योगी आदित्यनाथ जो आपने जिक्र किया था, क्या ये सारे लोग नितिन गडकरी से जुड़े हुए हैं? मेरा मतलब है योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, रमन सिंह, येदुरप्पा, राजीव प्रताप रूडी या शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी, क्या एक ऐसी लॉबी है जो कहीं ना कहीं गडकरी के पीछे है? आपको ऐसा लगता है? मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मुझे प्लीज क्लेरिफाई करिए मेरी बात को। दीपक जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि ये जब सूची बनेगी तो इस सूची में सबसे ऊपर गडकरी का नाम होगा। और ये जितने नाम आपने लिए इनमें एक चीज कॉमन है काफी लोगों में, कि वो सब ठाकुर समाज से आते हैं। और ठाकुर समाज आज की डेट में मोदी जी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत विमुख है। और मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से ठाकुर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में धरातल पे उतरे हैं, कोई दूसरी कास्ट या दूसरा कोई वर्ग इस तरह से धरातल पे उतरा। तो इसमें तमाम जो नेता हैं, ये आभास उनको भी है कि अगर वो पब्लिक की आवाज नहीं सुनेंगे, अपने समाज की आवाज नहीं सुनेंगे, तो वो बाहर हो जाएंगे। उसमें चाहे राजनाथ सिंह हो और चाहे दूसरे जो तमाम नेता हैं, चाहे वो हो, योगी जी भी उस चीज से बाहर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश में कई जगह आपको इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं पिछले दिनों। जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, उसके बाद मैं टाइगर से फाइनल क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आपको लगता है जो टाइगर ने कहा कि अगर आरएसएस को मौका मिला, ऐसी परिस्थितियां मिली, ऐसी सिचुएशन आई, तो वो फिर नितिन गडकरी को रिप्लेस कर सकती मोदी जी से? आपको लगता है कि क्या ऐसा फैसला मोहन भागवत ले सकते हैं? मोदी जैसे एक बड़े, जो आज की तारीख में नंबर 1, जिनको कहता है दुनिया का नंबर 1 लीडर, जिस तरह के सर्वे आते हैं गोदी मीडिया के, क्या नितिन गडकरी को मोदी को हटा के कुर्सी पे बैठाया जा सकता है?
देखिए अगर दीपक जी, situation पहले है। देखना, हाँ अगर मैं कह रहा 250 हूं से क्या, नीचे आती है, हाँ सिचुएशन अगर है, बिल्कुल बिठाया जा सकता है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा सीटें हमें कहीं दिखाई देती हैं, वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से वो खुद आते हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना भी आ जाएगी, शरद पवार भी उनके साथ आ जाएंगे, फिर ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, शिरोमणि अकाली दल भी आ जाएगा अगर उसकी 4 सीटें भी होंगी। उनके नाम पे मुझे नहीं लगता कि कोई विरोधी दल ऐसा होगा कि जिसको नाराजगी गडकरी के नाम पे हो। और आज जी सब ऐसे जले फूके बैठे हैं, आज ऐसे सब परेशान है, चाहे वो ईडी से परेशान हो, चाहे वो सीबीआई से परेशान हो, चाहे वो दूसरी चीजों से परेशान हो, सब राहत चाहते हैं। ये राहत पाने के लिए कोई भी लोग गडकरी जी के साथ आ जाएंगे, और उसमें चाहे कांग्रेस हो, अब जैसे समाजवादी पार्टी है, शायद वो ना आए, लेकिन वो नहीं आएगी तो वो विरोध भी नहीं करेगी, वो अपने अलाइज के साथ दबाव भी नहीं बनाएगी, भाई आप क्यों जा रहे हो। तो वो भी चाहेगी कि पहले इनको हटने दो, बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं। डिनाई नहीं जी कर। फाइनल क्वेश्चन टाइगर, फाइनल क्वेश्चन। जिस तरह से आज बातचीत हुई, आपने खुलासे पे खुलासे आप दोनों लोगों ने कर दिया, क्योंकि दोनों लोग भीतर तक आरएसएस बीजेपी को जानते हैं, समझते परखते हैं। फाइनल क्वेश्चन, क्या मैं ये मानूं कि जो सिचुएशन आप दोनों ने बताई है, बड़ी, मैं कहूंगा मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण आपने स्थिति पैदा कर दी। अगर मोदी जी 272 नहीं लाते, अगर मोदी जी संख्या बल उनके साथ नहीं हुई, तो इस बार बड़ा रिस्क है टाइगर मोदी के बहुत लिए। बड़ा, अगर बहुत, देखिए बहुत बड़ा। और मोदी, ऐसा नहीं दीपक भाई कि हम जानते थे, मोदी जी के पास पूरा सिस्टम है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सब इनपुट मिलता है उनको, वो भी जान गए थे। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग में अपना आयुक्त चाहा, सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय को पलटते हुए नया कानून लाया। ऐसा क्या था चुनाव आयोग में कि भाई अपना ही आयुक्त बैठना चाहिए, और ऐसा आयुक्त बैठना चाहिए जो मैं जो कहूंगा वही करेगा, और उन्होंने बिठा दिया। और चुनाव आयोग देख लीजिए आप, ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज, आज खड़गे जी से बात हो रही थी, आप भी साथ में थे, खड़गे जी ने खुद कहा कि भाई मैंने पत्र लिखा तो मेरा मजाक उड़ा दिया इलेक्शन कमीशन ने। बोला खड़गे जी को देखो क्या हो गया, राजनीति ढूंढ रहे इसमें। आज सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा किया तो होगा। तो जी, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, यदि मतलब आप चुनाव चैलेंजिंग आयोग के सिचुएशन भरोसे मोदी चुनाव के लड़ना लिए, चाहते हैं, तो चैलेंजिंग मोदी, सिचुएशन, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसलिए वेरी मोदी जी, चैलेंजिंग। मोदी जी आपको क्या लगता है, मतलब अब मोदी जी हर जगह ट्राई कर रहे हैं, ये करके देखो, ये करके देखो, कुछ नहीं तो अडानी अंबानी का भी नाम लेके देखो। ओहो, अडानी मतलब अंबानी ने काला पैसा दे दिया। 250 के नीचे मोदी सेफ नहीं है। सेफ 250 के नीचे मोदी सेफ, सवाल इसका है कि यदि मोदी जी 272 नहीं लाते जी, तो मोदी जी सेफ नहीं है। सेफ नहीं, 272 में भी मोदी जी को संभल के चलना होगा, क्योंकि 4 लोग नाराज हो गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला, जी, समझ गया। और मोदी जी इसके आदी नहीं है। फाइनल जो आप लोगों ने जो कहा, जो फाइनल आपका कोट है वो ये है कि मोदी को 272 के ऊपर रहना होगा। इसीलिए गुजरात लॉबी लगातार बार बार एक ही चीज, एक ही वॉर कराई है, 400 पार, 370, 300 पार, 324, 350। ये इसलिए कहा जा रहा है कि 272 के नीचे आए तो जैसा केपी मलिक और टाइगर कह रहे हैं, 30-30, 35-35 साल से बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को देख रहे हैं, इन दोनों का एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मोदी 250 के नीचे चले गए, ही इज नॉट सेफ। और ऐसी स्थिति में आरएसएस जो है वो नितिन गडकरी को वहां पर बैठा सकती है, और पार्टी के भीतर एक बगावत का माहौल है, धुआं दिख रहा है और आग भी जल्दी दिख सकती है। जी टाइगर, लास्ट लाइन। मोदी जी को या दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी को ये भूलना नहीं चाहिए, मोदी जी को भी संघ ही लाए थे। संघ ही लाए थे। बहरहाल जो हमें देखना मोदी जी होगा, को ला सकते हैं वो किसी और को भी ला सकते हैं, इसलिए संघ की जरूरत नहीं है। हम सक्षम है ये बोल के अपनी अक्षमता दिखाने वाले अध्यक्ष बीजेपी के इतिहास में लिखा जाएगा इनका नाम। जी जी। मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, और जो आज मैं दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आने वाले जो 10-12 दिन है या 15 दिन है, 4 जून, अगर 272 के नीचे मोदी आते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बाहर भी कुछ हो सकता है, उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ हो सकता है। केपी मलिक आप आए और टाइगर आप आए, आप दोनों ने समय निकाला, और मोदी के दौर में मोदी के बारे में बेबाक बातचीत आपने करी। मुझे लगता है कैमरे पर आज की तारीख में वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार जो पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, सरकारें कवर कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को आप दोनों कवर कर रहे हो,
आप लोग अगर हिम्मत करके आज बात कर रहे हो, सल्यूट टू मिस्टर मलिक एंड सल्यूट टू टाइगर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।